हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन। एग्ज़ाम में अगर मार्क्स नहीं आते तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। ये तो हर बच्चे के साथ है। लेकिन ऐसा वो बच्चे क्या करते हैं जिन बच्चों के मार्क्स फुल आ जाते हैं? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर कुछ डिफरेंट करते हैं जो कि बाकी बच्चे नहीं करते, तभी उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी बहुत हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। तो आज मैं अपने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंसेस से जो मैंने पूरा गैदर करी है इन्फॉर्मेशन, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं क्लास में और इवन घर में भी क्या करते हैं कि जिससे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत मेहनत करते रह जाते हैं फिर भी क्लास में अपने परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे पाते। तो सबसे पहली बात, आपने अपने आप को ये चेक करके आप मुझे बताओ कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपको कोई चाहिए होता है कि साथ में कोई बैठे, या आपके साथ ऐसे होता है कि बस आपको कोई कुछ बता के चला जाए और आप खुद से करते रह जाएंगे, या आप खुद ही अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती? आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? तो नंबर वन, आप पहले अपने आप को ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि क्या आपकी जो स्टडीज़ हैं वो डिपेंडेंट स्टडीज़ हैं, या आप सेल्फ रिलायंट हैं, या आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए बस। इन कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डिपेंडेंट वो वाला बच्चा हो गया कि मम्मी साथ में बैठेगी तो पढ़ाई चलेगी, नहीं तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, बुक्स बंद हो जाएंगी। सेल्फ रिलायंट में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो बच्चा खुद ही मैनेज कर लेता है। होमवर्क भी उसको जो मिला वो भी उसने कर लिया, क्लास वर्क में भी जो उसको मिला उसने खुद कर लिया, जो डिफ़िकल्टीज आई खुद से उसने मैनेज कर ली, यूट्यूब में देख लिया, अपनी टीचर से पूछ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया, कैसे भी कर लिया, एंड दैट चाइल्ड हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम्स। गाइडेंस में अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि अच्छा ये एक्सरसाइज के ये कुछ सम्स हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, और ये पूरे 10-15 सम्स हैं, इनको आप मैनेज कर लो, खुद से रिवाइज कर लो, तो वो बच्चा गाइडेंस वाली कैटेगरी में आ गया। अगर आप डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में हैं कि मम्मी साथ में बैठेगी तो ही पढ़ोगे, पापा साथ में बैठेंगे तो ही पढ़ोगे, ट्यूशन में जाओगे तो ही पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे तभी आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ये नंबर वन है। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना है कि आपके साथ कोई साथ में बैठेगा तो ही आप इम्प्रूव कर पाओगे, तो ही आप काम करोगे। ऐसा काम कोई भी बच्चा नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता। कहीं पे भी कोई भी काम ऐसे बच्चे को दे दोगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ यही डिफिकल्टी दिखाता रह जाएगा उस काम के अंदर कि मैं ये काम को इसलिए नहीं कर सकता, मैं उस काम को इसलिए नहीं कर सकता। ये वाली कैटेगरी से आपको बाहर आना है। ऐसे बच्चों के ही रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, जिनके साथ ये डिपेंडेंट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि कोई बैठेगा तो करेंगे, नहीं बैठेगा तो नहीं होगा, बुक्स बंद करके अपना कुछ और ही काम करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी ये वाली फीलिंग को, इस वाली सिचुएशन को आपको ठीक करना है। आप क्यों बुक्स को बंद करते हो और क्यों किताब को बंद करके आप कुछ और करने लग जाते हो, इस चीज़ को आपको चेक करना है। और अगर आप कोई पेरेंट हैं, आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, किसी की आप मदर हैं या फादर हैं, तो भी आप प्लीज़ अपने बच्चे की इस आदत को बिल्कुल सबसे पहले इम्प्रूव करिए कि ये नहीं कि आप बैठे हैं तो बच्चा कर रहा है। आप धीरे धीरे से बच्चे को इस सेकंड कैटेगरी में लेकर आइए कि आप थोड़ा सा बता के उसको छोड़ दीजिए और उसको टाइम बाउंड करिए बच्चे को कि इतनी देर में ये वाले सम्स हो जाने चाहिए, इतना मैंने समझा दिया था, या आपने यूट्यूब से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब इतनी देर में इतने क्वेश्चंस करके दिखाओ। टाइम बाउंड बच्चे को आप करवाइए तो बच्चा ज़रूर इम्प्रूव होगा। सेकंड, आपकी अगर जो स्ट्रैटेजी, जो चीज़ आपको इम्प्रूव करनी होगी वो है कि आप क्या नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ते हैं। नंबर ऑफ आवर्स जो आप स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स में सबसे पहले आप या तो हॉलीडे वाले दिन आप कितना पढ़ लेते हैं, इसको दो कैटेगरीज में देखते हैं, और वर्किंग डे वाले दिन आप कितना पढ़ते हैं। दोनों दिन का आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, कि पता होना चाहिए आपको। ये नहीं कि हाँ ठीक है शायद मैं इतना पढ़ लेता हूँ या मेरा बच्चा इतना पढ़ लेता है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम आपको 8 आवर्स की स्टडी का आपको बिल्कुल अचीव करना है टारगेट। आप 8 आवर्स की स्टडी छुट्टी वाले दिन अगर आप कर पाते हो, सेल्फ स्टडी, ये नहीं कि ट्यूशन में जो गए वहां जो पढ़ा उसको आप काउंट कर रहे हो।
या किसी ने आपको कोई समझा रहा है कोई कंसेप्ट तो आप उस टाइम को काउंट कर रहे हो, वो वाला टाइम नहीं है। ये आपकी सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस का टाइम, आपके खुद का याद करने का टाइम। छुट्टी वाले दिन का 8 घंटे तक आपको लेकर आना है। अगर आप अभी 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको आप 8 घंटे तक ले आओगे तो 100% आई एम श्योर कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वर्किंग डे वाले दिन कम से कम आपके स्टडी आवर्स 4 आवर्स होने चाहिए, सेल्फ स्टडी आवर्स। इसमें ट्यूशन का टाइम, आने जाने का टाइम, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। कोई आपको कंसेप्ट समझा रहा है उसको ध्यान से समझिए, टाइम उन सब चीज़ों में कम अपना वेस्ट करिए और खुद की प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगाइए। खुद से लर्निंग में, क्वेश्चन आंसर्स में, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप कर रहे हो तो उनमें आपको टाइम ज़्यादा लगाना है। खुद का जो आप इनपुट दे रहे हो स्टडीज़ में वो टाइम इंक्रीज आप करोगे तो रिजल्ट आपके शो होंगे। जो बच्चे पूरे पूरे नंबर ले आते हैं अपने हर टेस्ट के अंदर और हर क्लास में, वो कोई बच्चे कोई स्पेशल घुट्टी पी के नहीं पैदा हुए होते। वो बच्चे बस यही कर रहे होते हैं कि जो वो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उसमें उनके वर्किंग आवर्स, उनके इनपुट वाले आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो बच्चे जो डिपेंडेंट होते हैं, या अगर इस कैटेगरी के भी हैं लेकिन अपने वर्किंग आवर्स को इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो भी वो बच्चे मार खा जाते हैं। तो अब आप ये देखो कि यहाँ आप कहाँ लाई करते हो, ये हर बच्चे की सिचुएशन अलग है, तो उसी हिसाब से आप इन अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव करो। अब थर्ड पॉइंट है कि आपकी टारगेट सेटिंग होती है या नहीं होती है। क्या आपने ऑलरेडी ये डिसाइड करा हुआ होता है कि आपने इस महीने कितने लेसन्स कवर करने हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आपने इस वीक में कितने लेसन्स को कवर करना है या कितने एक्सरसाइजेस को कवर करना है, और डेली का भी आपने का क्या ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। अब ये डिसाइड आप, मुझे पता है आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो तो आप अपनी मम्मी के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, बड़े भाई बहन के साथ बैठो, किसी के साथ भी बैठो, बट प्लीज डू इट। आप चाहो तो इसको अकेले भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि अगर नेक्स्ट मंथ आपका टेस्ट होने वाला है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या सपोज कोई एग्जाम ही होने वाला है और आपको डेट्स मालूम है, तो अकॉर्डिंगली आप पहले ही क्लियर करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप टाइम बताओ कि 6 से 9 में ये करूंगा, 10 से 12 में ये करूंगा, ऐसे नहीं है। 5 डेज में, 6 डेज में मैं ये लेसन कंप्लीट करूंगा। थोड़ा कंक्रीट वाला, होलसम वाला आप उसको बना के रखोगे अपने टारगेट को तो वो ज़रूर अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल रिजिड वाले टारगेट्स मत बनाना कि वो ज़रा सा भी अगर आप हिलाओ डुलाओ तो वो ख़राब हो जाए, फिर वो ख़राब हो जाएगा तो आपका फिर करने का भी मन नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं करो। टारगेट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, और टारगेट में आप उसको करो मंथली, इसको करो साथ में वीकली और डेली। ये सारी चीज़ें आप इसको कर लोगे तो आपका ज़रूर रिजल्ट इम्प्रूव होगा। आप मंथ में डिसाइड करो कि सपोज आपने मेंसुरेशन वाला लेसन कर लिया, मेंसुरेशन वाला लेसन कर लिया, अब उसमें वीकली में डिसाइड करो कि आपकी उसकी कौन सी आप एक्सरसाइजेस करोगे। उस एक्सरसाइजेस में अगर आपने 3 एक्सरसाइजेस डिसाइड कर ली तो उसमें फिर ये डेली का डिसाइड करो 3 एक्सरसाइजेस वीक में मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो उनको 2-2, 3-3 दिन का आप गैप दे दो कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। सपोज आपको अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ा तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी टारगेट सेटिंग करके चलोगे तो ज़रूर आप अपनी कैटेगरी इंप्रूव कर पाओगे कि ना आप डिपेंडेंट रहोगे, ना आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आप एक सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। और ये आपको इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हर क्लास में। नंबर 4 जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है अपनी स्टडीज़ में, दैट इज़ कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है। कई बार बहुत अच्छे बच्चे जो है रिवीजन स्ट्रैटेजी को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए अपने रिजल्ट को नीचे कर देते हैं, चाहे इवन वो सेल्फ रिलायंट वाले बच्चे ही क्यों नहीं हो या जिनको सिर्फ छोटी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो वाले बच्चे भी क्यों ना हो। अगर सपोज आपने इस महीने मेंसुरेशन का लेसन ख़त्म करा और अगले महीने आप फैक्टराइजेशन वाला कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप मेंसुरेशन वाले लेसन को छोड़ दो, उसको साथ साथ करते रहोगे, वापस रिवाइज करते रहोगे वीकली, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो आपने टाइम अपने पहले वाले लेसन्स को लगाया है, उन लेसन्स को छोड़ना नहीं है जो आपने लेसन्स पहले कर लिए। आपके पास ऑलरेडी क्लियर है कि आपका ये सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करके चलोगे कि साथ साथ उन लेसन्स को आप रिवाइज करते रहोगे जो लेसन्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। रिवीजन इज़ द की, दिस इज़ द की फॉर ऑल बेस्ट परफॉर्मेंस।
जितनी भी बेस्ट परफॉर्मेंस होती हैं वो सब रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने रिवीजन कितनी अच्छी करी है। रिवीजन आप अगर साथ साथ करते गए तो आपका 101% रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि आप भूलते नहीं हो। भूलते नहीं है कि इन द सेंस कि आपको उन चीज़ों को पकड़ के रखे हो। नहीं तो ये तो जनरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको एक दो दिन में जो भी चीज़ आपने पहले पढ़ी वो भूल जाओगे। इट इज़ विद टीचर्स ऑल्सो, सिर्फ एक इंटेलिजेंट बच्चों के साथ नहीं है ये प्रॉब्लम, या वीक स्टूडेंट्स के साथ नहीं है प्रॉब्लम, बल्कि टीचर्स भी भूल जाती हैं। जो उन्होंने 4-5 दिन पहले पढ़ाया होगा वो भूल जाएंगे। अगर वो भी रेगुलरली सम्स नहीं करेंगे तो टीचर्स भी भूल जाएंगी। तो सिर्फ क्योंकि साथ साथ रिवीजन होती रहती है, रोज के रोज होती रहती है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो इसलिए याद रहता है। तो आपने भी रिवीजन करते ही रहना है। जो लेसन आपने पहले कर लिए उनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप रोज करते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये इसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना, तो इसको आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़रूर अच्छा कर पाओगे। नंबर 5th पॉइंट, अब आपको जो इतना टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, आप क्लास 8 में हो या 9th में हो या एट प्रेजेंट 10th में हो, तो आप अपने सब्जेक्ट की इंक्लिनेशन ज़रूर समझ पाओगे कि आपका किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन है। आप मगिंग में आपका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आता है, या आपका लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा आता है, या आपका प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके हिसाब से ही आप अपनी आगे के सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 11 में चूज़ करने हैं उसके अकॉर्डिंगली ही करना। मगिंग में आपका आ जाएगा या तो एसएसटी आ जाएगा या आपका बायो आ जाएगा। या तो आप, अगर आपका मगिंग अच्छी है तो आप ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स लेना आगे की क्लासेस में, या अगर आपकी मगिंग अच्छी है और साइंस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ जाना इंस्टेड ऑफ मैथ्स। लॉजिकल में आप जाते हो तो आप मैथ्स ले सकते हो या कंप्यूटर्स ले सकते हो। इन फील्ड्स में आप जाना, ये आपको आइडेंटिफाई करना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, इन क्लासेस में ही 8, 9, 10th के अंदर। क्योंकि आगे की क्लासेस में आप इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं आप फोकस कर पाओगे। स्पेशली इवन क्लास 10 में भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अकेडमिक बर्डन ही इतना ज़्यादा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। तो इट इज़ बेस्ट थिंग टू डू इट इन क्लास 8 और इन क्लास 9 बिगनिंग। इवन 9th में भी आपका सिलेबस बहुत हैवी हो जाता है। तो लॉजिकल में आपका माइंड ज़्यादा चलता है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा माइंड चलता है, तो आप मैथ्स और कंप्यूटर्स को थोड़ा सा देखो कि क्या आप इनमें अच्छा कर रहे हो। अगर अच्छा भी नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आपकी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही हो इसलिए अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आपकी इंक्लिनेशन तो है, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टिल नंबर नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली जितनी भी ये है इनमें आपको कहीं प्रॉब्लम है, इनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ठीक हो जाएगा और फिर आप इन सब्जेक्ट्स को आगे क्लास 11 में ले सकते हो। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से अपने जो है टारगेट्स को अचीव करोगे, अपनी इन सारी परफॉर्मेंसेस को चेक करोगे कि आपका कहाँ दिक्कत आ रही है, तो आई एम श्योर आप अपनी रिजल्ट्स को ज़रूर इम्प्रूव कर पाओगे। और ये जो 5th पॉइंट मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट इंक्लिनेशन, इट इज़ जस्ट कि बिकॉज अभी आप 8, 9, 10th में हैं, तो आप ज़रूर इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। और क्योंकि सब्जेक्ट आगे क्लास 11 में चूज़ करना एक बहुत ही बड़ा मेजर आपका डिसीजन होता है लाइफ का, जो कि आप आगे अगर गलत ले लो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लास 11 में मैक्सिमम फेलियर्स होते हैं किसी भी स्कूल में। ओनली 2 क्लासेस वेयर मैक्सिमम फेलियर्स आर देयर इज क्लास 9 एंड क्लास 11। तो इन क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होता है, क्योंकि एक टर्न आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में, सिलेबस बहुत चेंज होता है, सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और बर्डन ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ये इन कुछ 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। और मैं नेक्स्ट अपने इसी वीडियो के पार्ट में कुछ और पॉइंट्स भी लेकर आऊँगी जिससे आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। लेकिन तब तक आप कम से कम इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करो, सो दैट आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएँ, और आपके अच्छे रिजल्ट्स देखकर आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, आप खुद बहुत खुश होंगे, और इवन आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में अभी आप आते हो, कि आप डिपेंडेंट में हो या आप सेल्फ रिलायंट हो, या आपको कोई पर्टिकुलर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। प्लस आपने मुझे ये भी बताना है कि आप रोज़ के अब आपने कितने घंटे अपने इंक्रीज़ कर लिए हैं, वर्किंग डे वाले दिन के भी और एक हॉलीडे के भी। थैंक यू सो मच।